में, यानी देश काल और वातावरण ध्रुव स्वामिनी नाटक का कैसा रहा है। वैसे कोई भी रचना होती है वो तत्कालीन समय से जुड़ी हुई होती है, यानी जैसे ऐतिहासिक है तो ज्यादा ही इसका जुड़ना स्वाभाविक हो जाता है, यानी इतिहास से संबंधित ये घटना है, ऐतिहासिक नाटक है। तो इस समय का इतिहास, यानी इस समय के इतिहास के अंदर धर्म को लेकर के लोग किस प्रकार की बातें करते थे, राजनीति किस प्रकार से चल रही थी। जैसे हमने राजनीति के बारे में पूरे नाटक में पढ़ा है कि छल के बल पर राजनीति हासिल की जा रही थी। एक राजा दूसरे राजा को किस प्रकार से छल के बल हराने में सक्षम होता था, और यदि किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पर विजय हासिल कर ली है तो हारे हुए राजा को विजित राजा को उपहार स्वरूप अपनी कन्या का दान करना पड़ता था, यानी अपनी कन्या को उपहार के स्वरूप में देना पड़ता था। वैसे ही यदि कोई राजा दूसरे राजा के साथ शत्रुता रखता है तो वो कैसे मौका पा करके उस पर आक्रमण कर देता था, और संधि की शर्तों के रूप में किस प्रकार से वो तुच्छ मांग कर लेता था। जैसा कि सकराज ने दर्शाया है ध्रुव स्वामिनी को मांग करके, यानी राजनीति के कारण उनकी जो नैतिकता है, यानी मनुष्य के अंदर जो नैतिकता वाला गुण होता है वो दांव पर लगा देते थे। यानी सकराज को जैसे मिहिर देव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति ही मनुष्य के लिए बड़ी चीज नहीं होती, राजनीति के पीछे नीति से हाथ नहीं धोना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो राजनीतिक बातें हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक जब लिखा गया है, यानी ध्रुव स्वामिनी नाटक के अंदर जिस काल का घटनाक्रम दर्शाया गया है, कौन से काल का घटनाक्रम है इसमें, तीन 375 से 380 ईस्वी, यानी उस समय किस प्रकार की राजनीति थी, तो वो सारी बातें हम पढ़ते हैं इसमें। ध्रुव स्वामिनी नाटक का देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण, जिसे हम स्थान, समय और परिवेश की संज्ञा भी देते हैं, का नाटक, कहानी, उपन्यास आदि कथा साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐतिहासिक रचनाओं में तो इसका निर्वाह और भी आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक नाटक में उस युग तथा उस देश की परिस्थिति का सजीव चित्रण नहीं होता जिस युग में उक्त कथा घटित हुई थी, तब तक ऐतिहासिक नाटककार ऐतिहासिक नाटक लेखन में सफल नहीं हो सकता। यानी कोई भी ऐतिहासिक नाटककार है, यदि उसके अंदर उस समय की परिस्थितियों का जिक्र नहीं कर सकता है, तो उस समय तक कोई भी ऐतिहासिक नाटककार है वो अपने आप को सफल नहीं सिद्ध कर सकता है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो ऐतिहासिकता वाला तत्व है उसको ध्यान में रखते हुए उन सभी बातों का चित्रण किया है जो उस समय के काल में या उस समय घटित हो रहा था। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का सबसे छोटा नाटक है, अतः उसमें यद्यपि उनके स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि बड़े नाटकों जैसा युग धर्म का विस्तृत चित्रण नहीं हो पाया, तथापि अपनी लघु सीमा से भी यह नाटक देश काल और वातावरण की दृष्टि से सफल है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। यह नाटक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के समय की परिस्थितियों और घटनाओं पर आधारित है। इसका समय 375 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच का है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद अयोग्य और कायर रामगुप्त गुप्त शासक बना। उसकी दुर्बलता के कारण देश में अराजकता और अशांति फैल गई थी। यही नहीं, शकराज आदि परास्त शत्रु पुनः सिर उठाने लगे थे। कहने का मतलब, यदि कोई राजा पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो फिर वहां पर जो पड़ोसी राजा होते हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। उसी हिम्मत का परिचय यहाँ पर शकराज ने दिया है। रामगुप्त में युद्ध करने की क्षमता, साहस व योग्यता न थी, अतः वह शकराज जैसे शत्रु के अनुचित शर्तों को भी मानकर संकट टालना चाहता था। गुप्त साम्राज्य के इस घोर अपमान की अवस्था में चंद्रगुप्त ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से शकों की शक्ति को पुनः छिन्न भिन्न करके स्वयं राज्यभार संभाला था।
इस संक्षिप्त कथा के आलोक में भ्रुस्वामिनी का देश काल और वातावरण इन बिंदुओं के अंतर्गत दिखाया जा सकता है। राजनीतिक वातावरण यानी उस समय की राजनीति। इस युग में राजनीतिक वातावरण में छल छंद का पुट आ गया था, यानी राजनीति है वो छल के बल पर हासिल की जाती थी। चंद्रगुप्त तथा सामंत कुमार स्त्री भेष में शक शिविर में जाते हैं और जाते ही मंदिरा मत शकों पर टूट पड़ते हैं। शिखर स्वामी छल से ही सम्राट समुद्रगुप्त की इच्छा के विपरीत विपरीत चंद्रगुप्त के स्थान पर रामगुप्त का पक्ष लेता है और रामगुप्त को राजगद्दी पर बिठा देता है। तत्कालीन राजनीति का एक विकृत रूप यह था कि पराजित राजा विजयी राजा को अपनी कन्या उपहार में देकर संतुष्ट करता था। ध्रुव स्वामी ने इसी राजनीति का शिकार हुई। संधि शर्तों से भी नारी को उपहार स्वरूप देने की दूषित राजनीतिक प्रथा थी। सकराज अपने संधि प्रस्ताव में अपने लिए ध्रुव स्वामिनी तथा अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की पत्नियां मांगता है। राजनीतिक षड्यंत्रों का नाटक में खूब उल्लेख और चित्रण हुआ है। रामगुप्त को चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी पर संदेह हो जाता है। वह दोनों से छुटकारा पाने का अवसर समझकर उन्हें सकराज के शिविर में भेज देता है। इस प्रकार राजनीति नीति से दूर हो गई थी, मनुष्यता चली गई थी। इस तथ्य की ओर लक्ष्य करते हुए प्रसाद जी आचार्य मिहिर देव के माध्यम से एक स्थल पर सकराज को चेतावनी भी देते हैं, जैसे राजनीति राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति ही राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। गुप्त युग में राजतंत्र प्रचलित था, यानी राजाओं का शासन था। शासन की तमाम व्यवस्थाओं पर राजा का एकाधिकार था। वह अपने मंत्रियों और सामंतों के बल पर शासन कर चलाता था। परिषद का निर्णय सबको मान्य होता था। परिषद द्वारा रामगुप्त के विरुद्ध निर्णय दिए जाने पर शिखर स्वामी भी रामगुप्त का साथ छोड़ देता है। वह कहता है, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। इस प्रकार प्रसाद जी ने राजनीतिक वातावरण की सृष्टि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों, राजनीतिक विधान और व्यवहार का पर्याप्त सजीव चित्रण इस नाटक में किया है। अगला है सामाजिक वातावरण, यानी समाज में किस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो रहे थे। जैसे नारी को अधिकारों से वंचित रखा जाता था। नारी को पुरुष है वो अपनी खरीदी हुई संपत्ति के रूप में देखते थे। राजा लोग है वो सूरा और सुंदरी के आकर्षण में बंद कर रहते थे। समाज है वो निम्नता के स्तर पर जा रहा था और अपनी विलासी प्रवृत्ति को शांत रखने के लिए राजा है वो बहु पत्नी प्रथा में विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से समाज है वो अत्यधिक गिर चुका था। जिस प्रकार से कोमा का शोषण करने के लिए सकराज ने उसको अपनी प्रेसी मान रखा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो इस प्रकार का समाज रहा है। इस नाटक में सामाजिक वातावरण का चित्रण मुख्यतः राजा हाँ बोलिए। ये बहुपत्नी प्रथा क्या होता है? एक राजा के पास कई सारी पत्नियां होना, यानी एक राजा है वो कई कई शादियां करता था। इस नाटक में सामाजिक वातावरण का चित्रण मुख्यतः राजाओं, सामंतों आदि राजपुरुषों के संबंध में ही हुआ है। सर्वसाधारण के जीवन की कोई झांकी इसमें देखने को नहीं मिलती। इतिहास भी राजाओं, महाराजाओं, राजपुरुषों की ही कहानी बताता है। फिर प्रसाद जी सर्वसाधारण का चित्रण कैसे करते। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जिस गुप्त शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है, उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। उसमें भी पुरुष द्वारा नारी का उत्पीड़न हो रहा था, यानी गुप्त काल को
स्वर्ण युग की संज्ञा दे दी गई है, लेकिन फिर भी इस युग में नारी के साथ इस प्रकार का अत्याचार से परिपूर्ण व्यवहार हो रहा था। कमियां तो इसमें भी थी। राजा और सामंत लोग कई रानियां और पत्नियां रखते थे। नारी को वे अधिकतर अपनी विलास सहचरी मानते थे। रामगुप्त जैसे विलासी शासक सूरा सुंदरी में डूबे रहते थे। रामगुप्त विश्व की अनुपम सुंदरी ध्रुवस्वामिनी को अपनी विलास सहचरी बनाने के लिए उससे राक्षस विवाह करता है। यानी किसी किसी और से उसकी इच्छा के विरुद्ध जो विवाह होता था उसको राक्षस विवाह कहा जाता था, परंतु सदैव उसकी उपेक्षा करता है। सकराज कोमा को फुसलाकर अपनी काम वासना की तृप्ति करना चाहता है। वह कोमा के साथ विश्वासघात करता है। विलास के लिए मंदिरा का प्रयोग खूब प्रचलित था। शक सामंत भी मंदिरा पान करते थे। समाज में तथा राजघरानों में कन्योपायन कन्योपायन यानी कन्या को उपहार में देने की प्रथा प्रचलित थी, और इस प्रकार नारी को एक खरीदी हुई दासी के रूप में समझा जाता था। हालांकि समय समय पर कोई कोई नारी प्रबुद्ध हो, शक्तिशाली भी हो जाती थी। वह अबला से सबला हो जाती थी तथा विद्रोह और विरोध का स्वर भी प्रकट कर सकती थी, जिस प्रकार से ध्रुवस्वामिनी ने विरोध करके अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। और मंदाकिनी है नाटक में जहां भी आती है वो अपनी विरोधी प्रवृत्ति का परिचय देती हुई दिखाई देती है। मंदाकिनी और ध्रुवस्वामिनी ऐसी ही जागरूक नारियां हैं। मंदाकिनी देश की राजनीति, राष्ट्र की समस्याओं में सक्रिय भाग लेती है। उसका विद्रोही और विरोधी व्यक्तित्व उसे आधुनिक नारी का रूप प्रदान करता है। ध्रुवस्वामिनी भी क्रुद्ध और शुद्ध होकर अपने अधिकार की मांग करती है। वह रामगुप्त से विवाह मोक्ष प्राप्त कर लेती है। कहने का मतलब वो रामगुप्त से तलाक ले लेती है। विवाह एक सामाजिक और धार्मिक बंधन माना जाता था। पुरोहित कहता है कि माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से नहीं टूट सकते। इससे स्पष्ट है कि माँ बाप द्वारा संपन्न विवाह को धर्म विवाह कहा जाता था। जोर जबरदस्ती का विवाह शास्त्रानुसार राक्षस विवाह कहलाता था। ध्रुवस्वामिनी रामगुप्त के साथ हुए विवाह को राक्षस विवाह ही कहती है, परंतु पति के मर जाने या संन्यास ग्रहण कर लेने पर ही नारी को पुरुष से मोक्ष यानी तलाक प्राप्त करने का अधिकार था। साथ ही पति के चरित्रहीन, पतित, कलीब या राजद्रोही होने पर भी पत्नी उससे संबंध विच्छेद करने का अधिकार रखती थी, जैसा कि ध्रुवस्वामिनी ने अधिकार प्राप्त किया है। ध्रुवस्वामिनी इसी अधिकार से रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त करती है। कोमा जैसी भावुक नारियां ऐसी भी थी जो न केवल अपने पति या प्रेमी से उसके जीवित रहते ही प्रेम करती थी, अपितु उसके मर जाने पर भी उसके प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता था। यही कारण है कि कोमा अपने को प्रेम में धोखा देने वाले सकराज का शव अपने साथ ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करना चाहती है, ताकि शत्रुओं के हाथों उसके शव की दुर्गति न हो। यानी नारी इस प्रकार से अपने आप को पेश कर रही है, चाहे उनके साथ कैसा ही अत्याचार से परिपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पुरुषों के अधीन अपने आप को मानती चली आ रही थी। धार्मिक वातावरण यानी धर्म को लेकर उस समय क्या बातें चल रही थी। धर्म है उस समय बहुत मायने रखता था। यानी धर्म के तहत हुआ विवाह है वो वैसे ही नहीं टूट सकता था। वो उसको तोड़ने के लिए जैसे सभा इत्यादि का सहारा लेना पड़ता था, या फिर धर्म का सहारा लेकर के कोई भी महामंत्री है या आचार्य है या परिषद है वो राजाओं को भी खरी खोटी सुनाने का हक रखती थी। यानी धर्म को लेकर के लोगों को किसी भी प्रकार से, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता था, जैसा कि यहाँ पर रामगुप्त को बनाया जा रहा है। और सकराज को भी आचार्य मिहिर देव के द्वारा बेवकूफ बनाया जाता है। जैसे वो कौन सा जो पूंछल तारा इसके अंदर दर्शाया गया है, धूमकेतु धूमकेतु तारे को दिखा करके जो धार्मिक मान्यता मिहिर देव ने सकराज को दर्शाई है, जिससे वो अत्यधिक भयभीत हो चुका है। यानी धर्म को लेकर के लोग इस प्रकार से व्यवहार करते थे। गुप्त युगीन
धार्मिक वातावरण में नियंता ब्राह्मण पुरोहित आदि होते थे। नियंता यानी नियम बनाने वाले। वे ही विवाह मंडप में मंत्र आदि पढ़कर नर नारी को विवाह संबंधी सूत्र में बांधते थे। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म पर आस्था थी। पुरोहित न केवल विवाह संपन्न करवाते थे अपितु उपद्रवों के शमन पर शांति कर्म आदि अनुष्ठान भी करते थे। शक विजय के बाद पुरोहित सब सत्यन के लिए आता है। वह कहता है ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं सब सत्यन करने आया हूं। यानी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी उस समय में हो रहे थे। गुप्त काल में राजा लोग धर्म, ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षणों को महत्व देते थे। ध्रुव नक्षत्र को चमकते देखना शुभ लक्षण माना जाता था, किंतु धूमकेतु का दर्शन अशुभ का सूत्र था। यानी ध्रुव नक्षत्र यदि चमक रहा है तो वो शुभ है, और यदि धूमकेतु चमक रहा है तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राज्य के लिए अमंगलकारी था। शक शिविर में पहुंचकर जहां चंद्रगुप्त चमकते हुए ध्रुव को देखकर उत्साहित होता है, वहां शकराज धूमकेतु को देखकर आंसकित और भयभीत हो उठता है। आचार्य मिहिर देव भी धूमकेतु के कारण कोमा का शक में रहना अमंगलकारी बताता है। धर्म का महत्व होने के कारण पुरोहितों और विद्वानों की बात सुनी और मानी जाती थी। धर्म के बल पर ही पंडित पुरोहित लोग राजा तक को खरी खरी सुना देते थे। पुरोहित राजा रामगुप्त तथा मंत्री शिखर स्वामी को तथा मिहिरदेव शकराज को इसी कारण निर्भयता पूर्वक फटकारते हैं। यानी धर्म का सहारा लेकर ही वो अपने आदेश इन लोगों पर चला रहे हैं। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में देश काल और वातावरण के अंतर्गत जिस राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक वातावरण की सृष्टि प्रसाद जी ने की है, वह युगानुरूप तथा इतिहास सम्मत है। नाटक को पढ़ते हुए अथवा देखते हुए नाटक के जो दर्शक है या नाटक के जो पाठक है, उनके सामने वही दृश्य पेश हो जाता है जो तत्कालीन समय में होता था। और यदि ऐसा पेश होता है तभी कोई भी नाटककार अपने कार्य में सफलता हासिल करता है। यानी जब हम नाटक पढ़ते हैं तो उस समय हमारी अपनी कल्पनाशीलता के कारण दृश्य ऐसा हमारी आंखों के आगे घूमने लग जाता है, या फिर नाटक मंचित किया जा रहा है तो उस नाटक को देख करके ऐसा प्रतीत होने लगे कि हम उसी काल में जी रहे हैं। तभी कोई भी नाटककार या कोई भी मंचित करने वाला व्यक्ति है वो अपने आप को सफल मान सकता है। ये सारे गुण इस नाटक के अंदर हमें दिखाई देते हैं। तो देश काल और वातावरण का ध्रुव स्वामिनी नाटक में अच्छी प्रकार से चित्रण जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और छोटे क्वेश्चन यानी धार्मिक वातावरण कैसा था, राजनीतिक कैसा था, सामाजिक कैसा था, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना।